हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने वाले हैं 2024 की एक साउथ कोरियन वेब सीरीज पैरासाइट द ग्रे। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ पॉल्यूशन फैली हुई है। ये धरती रहने लायक नहीं बची। तभी खुले आसमान से ढेर सारे पैरासाइट्स गिरने लगते हैं और वो स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं जो खचाखच लोगों से भरी है। उनमें से एक पैरासाइट वहां शराब के नशे में धुत एक लड़के के कान के जरिए उसके शरीर में घुस गया। एक पल के लिए लगा मानो वो मर चुका है, लेकिन तभी वो वापस उठा। ऐसा लगता है वो उस पैरासाइट के कंट्रोल में आ चुका है और उसने वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू किया। अब यहाँ सुपरमार्केट में जियोंग सू इन नाम की लड़की की बहस एक बदतमीज कस्टमर से हो गई। वहां तो वो कस्टमर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और गुस्से में चला गया, मगर अपना शिफ्ट खत्म करके घर लौटते वक्त उस कस्टमर ने उसका पीछा किया और उसकी स्कूटी को बीच सड़क पर टक्कर मारी। जियोंग सू इन डर कर भागने लगी। तभी उस आदमी ने पीछे से उस पर चाकू से वार किया। लड़खड़ाते हुए वो कुछ दूर खेत में जा गिरी। यहाँ वो आदमी उसे ढूंढने लगा, लेकिन तभी वैसा ही एक पैरासाइट जियोंग सू इन के पास गिरा और पता नहीं क्या हुआ, एक झटके में वो आदमी नीचे गिर गया। जल्द ही लोगों ने वहां हुए एक्सीडेंट की खबर पुलिस को दे दी। अब यहाँ हॉस्पिटल में डिटेक्टिव चुलमिन ने इस नए केस के बारे में पूछा। ऑफिसर ने बताया सस्पेक्ट का नाम ली क्योंग चुन है, उम्र 43 साल। पहले भी हिंसक मामलों में जेल की हवा खा चुका है। हमें सुपरमार्केट से पता चला कि विक्टिम जो लड़की है उससे उसकी बहस हुई, फिर उसने उसका पीछा किया और उसकी स्कूटी को टक्कर मारी। छुरा लेकर विक्टिम का पीछा किया और खुद वही मारा गया। चीफ को कुछ समझ नहीं आया। वो सनकी आदमी जो छुरा लेकर था वो मारा गया। ऑफिसर ने बताया, हाँ सर, किसी नोकीली चीज से किसी ने उसके सर से सीने तक बीच से काट दिया है। ये सुनकर चीफ को बड़ा ताज्जुब हुआ। खैर बाकी बातें फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगी। अब जब लड़की के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो जियोंग सू इन को जानता है। डॉक्टर ने बताया कि लड़की के कपड़े उसके खून से सने थे। पीठ पर चाकू के निशान भी मौजूद हैं, मगर देखकर ऐसा लगता है वो घाव के निशान अभी के नहीं है, बहुत पुराने हैं और फिलहाल वो खतरे से बाहर है। जब उसे होश आया तो डिटेक्टिव चुलमिन उससे मिला। जियोंग सू इन ने भी उन्हें पूरी वारदात बताई और वो खुद भी हैरान है कि उसके शरीर के चाकू के निशान कहाँ गए और वो आदमी कैसे मारा गया। चुलमिन बोला, जब अचानक किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो सच और भ्रम में कंफ्यूज हो जाता है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। असल में डिटेक्टिव चुलमिन उसे 10 साल की उम्र से जानता है, जब उसका बाप उसे इतना मारता था कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती थी। तब उस बच्ची ने पुलिस को कॉल करके अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और वो यही चुलमिन था जिसे उसका केस मिला था। वो उसे अपना ख्याल रखना और कुछ याद आए तो फोन करना कहकर वहाँ से चला गया। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। एक रात बार में योंगडियांगपो गैंग के बॉस पर मंगानी गैंग का एक मेंबर कांग वो हमला कर देता है, पर वो नाकामयाब रहता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। जिसके बाद एक फोन बूथ पर उसके बॉस कॉल के जरिए उसे कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने को कहता है, क्योंकि दूसरे गैंग के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। कांग वो शहर छोड़ सीधा अपने घर नामिल पहुंचता है, जहां उसकी बड़ी बहन क्यों ही बीमार है। लेकिन पूछने पर उसे पता चला कि उनकी छोटी बहन बहुत दिनों से घर नहीं आई। वो उसके नंबर पर कॉल लगाता है, पर वो नंबर बंद है। तभी सामने उसकी नजर किसी चर्च के इश्तिहार पर पड़ती है, जिस पर एक सिंबल बना है। यहाँ कई महीनों बाद अब जियोंग सू इन काम पर वापस जाने लगी है। अगले स्टॉप पर उसके कानों में एक तेज आवाज आई और एक आदमी उसे घूरता हुआ बस में चढ़ता है। जियोंग सू इन को उस आदमी से डर लगने लगा और वो तुरंत बस से उतर गई। अब यहाँ सुनसान सड़क पर एक आदमी किसी लड़की के साथ रात गुजारने के लिए होटल जा रहा है। उस लड़की ने उसे घर चलने के लिए कहा। आदमी राजी हो गया। उसका घर एक सुनसान बिल्डिंग में था। अंदर जाने पर वहाँ और भी लोग हैं और देखते ही देखते उन सब का चेहरा अजीब से पैरासाइट में बदल गया। वो किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। तभी वहाँ पुलिस आ पहुंची और सिवाय एक को छोड़कर सभी पैरासाइट्स को मार डाला। इस ऑपरेशन को ऑफिसर चोई लीड कर रही है। उसने उन जैसे एक पैरासाइट को अपने कब्जे में भी रखा है, जिसकी मदद से वो बाकी पैरासाइट्स को पकड़ती है। अब यहाँ कमरे में उन्हें ढेर सारे कपड़े मिले जो उन पैरासाइट्स की विक्टिम के लगते हैं।
और दूसरे कमरे में शीशों के बक्से में बंद इंसानी शरीर के टुकड़े मिले। जल्द ही फॉरेंसिक टीम को जानकारी दी गई। वहाँ दीवार पर एक निशान बना है जो यकीनन उनका सिंबल है। ऑफिसर चोई कहती है वो पैरासाइट्स मिलकर अपनी टीम खड़ी करना चाहते हैं। ये सिंबल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कांग वू ने अपने घर में देखा था। अब यहाँ कांग की बहन क्यों नहीं देर रात किसी से फोन पर बात करती है कि अगर वो हमारी तरह है तो उसे ग्रुप में शामिल कर लेना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद वो घर से निकल गई। इतनी रात को उसे कहीं जाता हुआ देख कांग उसका पीछा करने लगा। यहाँ जोंग सू इन देर रात घर लौट रही थी। बस से उतरते ही वही आदमी उसे फिर से दिखा। उसने तुरंत डिटेक्टिव चुलमिन को फोन लगाया। इतने में वह आदमी उसकी तरफ दौड़ा। डर के मारे जोंग सू इन जान बचाकर वहां से भागी, मगर उसे दूसरी तरफ से कांग वू की बहन ने घेर लिया। अब सभी अपने असली रूप में आ जाते हैं और इतना ही नहीं, जियोंग सू इन का भी आधा चेहरा पैरासाइट की शक्ल ले लेता है। कांग वो इतनी देर से सब छुप कर देख रहा है। वो जोंग सू इन से कहने लगे, इंसान होने का अच्छा नाटक कर लेती हो, मगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और उसे उसी चर्च का कार्ड देती है जिस पर उनका सिंबल बना है और वहां से चले जाते हैं। मगर जोंग सू इन की नजर कांग पर पड़ चुकी थी। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी उसकी असलियत बताई तो वो उसे ढूंढ कर मार डालेगी और वो जैसा कहेगी उसे वैसा ही करना होगा। इतना कहकर जोंग सू इन बेहोश हो गई। उसके होश में आने तक कांग वो वहीं बैठा रहा। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। तब कांग ने उसे बताया कि जब उस दिन तुम पर उस आदमी ने हमला किया था, एक पैरासाइट तुम्हारे अंदर चला गया, मगर तुम इतनी जख्मी थी कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने से पहले उसे तुम्हारे घाव भरने पड़े, जिस वजह से वो तुम पर पूरी तरह काबू नहीं पा सका और अब तुम आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर हो। और उस पैरासाइट ने मुझे ये भी बताने को कहा है कि कुछ अजीब से लोगों को देखकर जो तुम्हारे कानों में सीटी बजती है उनसे दूर रहना। ये सारी बातें उसी पैरासाइट ने ही कांग को उसे बताने को कहा था, जो अब जोंग सू इन के शरीर में है। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब घर वापस आकर जोंग सू इन बेचैन है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके अंदर कोई और भी है। वो पेपर पर एक सवाल लिखती है कि क्या वाकई में कोई मेरे अंदर है। और कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई। जब उठकर देखा तो जवाब सामने लिखा था उसी की हैंडराइटिंग में कि उस लड़के ने जो कुछ कहा वो सब सच है। तुम्हें मुझे जो भी पूछना है लिख कर पूछ सकती हूँ। ये पढ़कर जोंग सू इन के होश उड़ गए और अब वो और भी सवालों के जवाब चाहती है। यहाँ कड़ी निगरानी में मिस चोई ने एक पुलिस फोर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें नामिक पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर और डिटेक्टिव चुलमिन भी शामिल है। चोई पैरासाइट स्पेशल फोर्स टीम ग्रे की लीडर है। उसने हाल ही में हुए उस कॉन्सर्ट का वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें कई लोग मारे गए। उन लोगों को दरअसल एक पैरासाइट ने मारा था। लोगों में दहशत ना फैले इसीलिए मीडिया तक ये खबर पहुंचने नहीं दी गई और इस ऑपरेशन से जुड़ी सारी खबरों को टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। कुछ समय पहले इस पैरासाइट की कुछ लार्वा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नजर आए। अभी तक नहीं मालूम कि वो कहां से आए थे। ये लोगों के कान, नाक या मुंह से घुसते हैं और सीधा लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर दिमाग को तेजी से खाना शुरू करते हैं। और जैसे ही पैरासाइट पूरी तरह उस इंसान को अपने वश में कर लेता है, वो दूसरे इंसानों को खाना शुरू करता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जब ये धरती पर आए थे इन्होंने एक एक इंसानी शरीर को अपना घर बना लिया। और आप सबके किए जांच के मुताबिक आप सभी पैरासाइट मुक्त हैं, यानी इन्फेक्टेड नहीं हैं। ये आसानी से अपना चेहरा या सर का आकार बदल सकते हैं। ये पैरासाइट इंसानी शरीर में रहने वाला एक जिंदा प्राणी है जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकता है, और वो इंसान मर चुका है। अब बस उसका शरीर ही जिंदा है जो इस पैरासाइट्स को पोषण देने वाला जरिया बन गया है और अब बाकी के इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। यहाँ जोंग सू इन उस पैरासाइट का दिया जवाब पढ़ती है। लिखा है, उस रात जब मैं तुम्हारे शरीर में दाखिल हुई तुम बुरी तरह जख्मी थी। तब मैंने तुम्हारे घाव को ठीक करने के लिए तुम्हारे पूरे शरीर के साथ सिंक्रोनाइज करना शुरू किया, जिससे मैंने तुम्हारे शरीर को तो बचा लिया लेकिन तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह काबू नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे ये समझ आ गया कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए तुम्हारे दिमाग पर हावी हो सकती हूँ और इन 15 मिनट में मैं सिर्फ इस शरीर को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और किसी तरह खुद को भी जिंदा रख रही हूँ। यहाँ पुलिस की स्पेशल मीटिंग में किसी ने पूछा, मगर हम लोगों के बीच में उन्हें पहचानेंगे कैसे? ऑफिसर चोई बोली, इसका एक आसान तरीका है। पैरासाइट का कोई भी हिस्सा अगर उससे अलग हो जाए
तो वो हिस्सा थोड़ी देर तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर उनके बहुत छोटे टुकड़े किए जाए तो वो शरीर से अलग होकर ज्यादा देर तक बच नहीं पाते। जैसे कि उनके बाल, तुम्हें जैसे ही किसी पर शक हो उसका एक बाल तोड़ लो, अगर वो बाल मुरझा जाए इसका मतलब वो एक पैरासाइट है। और जैसे ही मालूम चले कि कोई पैरासाइट है, सीधा उसके दिल पर वार करो, दिल धड़कना बंद पड़ जाएगा तो वो शरीर मर जाएगा। और पैरासाइट एक मरे शरीर में जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद चोई एक जीता जागता पैरासाइट उनके सामने ले आई। वो दरअसल उसका पति था, पर अब वो जिंदा नहीं, सिर्फ एक होस्ट बन चुका है। उसे देखते ही सब डर गए। चोई बोली, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके मास्क में एक खास तरह का केमिकल गैस समय समय पर लीक होता है जो इस पैरासाइट को सुन्न कर देता है। साथ ही ये गैस इस रिमोट से भी कंट्रोल होता है। एक ऑफिसर ने पूछा, मगर आपने इसे जिंदा क्यों रखा है? चोई बोली, इस पैरासाइट की एक खास बात पता चली है, ये अपनी ब्रेन वेव से आसपास के पैरासाइट्स का पता लगा सकते हैं और इसीलिए हम इसे बलि की बकरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे पैरासाइट्स को ढूंढने के लिए, उन्हें मारने के लिए, और इसीलिए इसका नाम रखा है हंटिंग डॉग। वहां जोंग सू इन आगे बढ़ती है कि कल जो लोग तुम्हें मिले वो बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम पूरी तरह उनके जैसे नहीं बल्कि एक म्यूटेंट हो तो वो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए उनसे दूर ही रहना। और उस पैरासाइट ने जोंग इन के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था ताकि वो एक दूसरे को जान सके। यहाँ ऑफिसर चोई सबसे कहती है कि अगर आसपास किसी भी ऐसी घटना का पता चले जो अजीब हो तो हमें जरूर जानकारी दे। वहीं बैठे डिटेक्टिव चुलमिन के जहन में जोंग सू इन का नाम आता है। यहाँ कांगवू एक एंटीक शॉप में चोरी की घड़ी बेचकर कुछ पैसे लेता है और सीधा अपना फोन ठीक कराने मोबाइल शॉप जाता है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, ये जानकर वो अपने लिए अब एक बाइक खरीदने जाता है। दुकान के मालिक को देखकर ऐसा लगा वो कांगवू को पहचान गया है। उसने उसे झूठ कहा कि इस बाइक को सेट करने में टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद आना। अब कांगवू वापस से मोबाइल दुकान पहुंचता है जहां वो दुकानदार उसे बताता है कि आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। कांगवू कुछ सोचने लगा, फिर अपना फोन चेक करता है, मगर अभी भी उसकी बहन को फोन नहीं लग रहा। अब वो जैसे ही बाइक की दुकान वापस आता है, वहाँ उसे योंगदांगपो गैंग के लोग उसे मारने पहुंच जाते हैं, जिसे उसी बाइक वाले ने बुलाया होता है। कांगवू किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। अब वो अपने दोस्त क्योंगमी को फोन करके बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, किस तरह दूसरे गैंग के लोग पागल कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। क्योंमी उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होने को कहता है। वो ये भी बताता है कि उनके बॉस को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसी की वजह से वो इसमें फंस गया। इसके बाद वो उसे मिलने की जगह पूछता है। कांगवू कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो निपटा कर वो उसे आज रात 9 बजे मिलेगा। फिर वो फोन निकाल कर अपनी बहन को याद करता है। कहाँ होगी वो इस वक्त? उसे अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। और उसके हाथ में उसी सेजिन चर्च का पैम्पलेट है जो उसे घर पे मिला था। यहाँ डिटेक्टिव चुलमिन के पुलिस स्टेशन से ऑफिसर वॉन सॉक हाल ही के कुछ हादसों की फाइल लेकर ऑफिसर चोई के पास पहुंचता है, जिसमें जोंग सू इन की फाइल भी मौजूद है। और वहाँ चुलमिन जोंग सू इन से मिलने उसके काम करने की जगह सुपरमार्केट पहुंचता है। बाहर उसका इंतजार करते हुए उसे वो वारदात के दिन अस्पताल में हुई बातें याद आती है। तभी ब्रेक में जोंग सू इन उससे मिलने आती है। चुलमिन सफेद बाल का बहाना बनाकर उसके एक बाल तोड़ता है, मगर ऑफिसर चोई के कहे मुताबिक वो मुरझाता नहीं है। चुलमिन को इस बात की तसल्ली हुई कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। अब यहाँ रात में जोंग सू इन का शिफ्ट खत्म होने के बाद कांगवू की बहन योंग ही और वही आदमी उसे धमकाकर अपने साथ ले जाते हैं। आज सेजिन चर्च की मीटिंग में उनके चर्च का लीडर सोंग इन से मिलना चाहता है क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि वो इंसानों की अच्छी नकल कर लेती है। वहाँ कांगवू भी दूर से उस चर्च पर नजर बनाए हुए हैं। जोंग सू इन को वहाँ देख वो चौंक जाता है क्योंकि उसे तो इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया था। अब अंदर जाकर एक आदमी जिसे सभी फादर कहते हैं ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि उस स्टेडियम के हादसे के बाद इंसानों ने हम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हम में से एक को पकड़कर चारे के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया है। वो पुलिस वाली हमारा नामो निशान मिटाना चाहती है। हम सबका धरती पर आने का एक ही मकसद है, इंसानी दिमाग पर काबू पाना। हम सबका जन्म इसी मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है और हमें लगता है कि हमारा जन्म इंसानों की वजह से ही हुआ है क्योंकि हमारे सोचने का ढंग बिल्कुल एक जैसा है। हमें हमारी कमी मालूम है कि हम जन्म नहीं दे सकते, इसीलिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमें इंसानों की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर चलना होगा और अपनी अपनी खूबियों को पहचानना होगा, तभी हम उनके सामने टिक पाएंगे।
अब दूर से देख रहा कांगवू को वहीं बगल में एक और बिल्डिंग नजर आती है। छुपकर अंदर जाने पे उसे वहां पॉलिथीन में लिपटी हुई लाशें मिलती है। तभी वहां एक पैरासाइट आ जाता है। उसे छुपकर निकलते हुए कांगवू को अपनी बहन की लाश भी वहीं टंगी दिख जाती है। गुस्से में वो उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। ऐसा करते ही बाकी सभी पैरासाइट्स को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाती है और वो सभी उसे मारने उस ओर दौड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में जियोंग इन की चाबी गिर जाती है। अब यहाँ से भागते हुए बीच जंगल में कांगवू को योंगडेंगपो गैंग के गुंडे मिल जाते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे। मगर तभी वहां सभी पैरासाइट्स भी पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कांगवू किसी तरह वहां से भागता है और आगे चलकर वो जियोंग इन से टकरा जाता है जो खुद वहां से भाग रही थी। भागते हुए वो पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं जहां कांगवू ने अपने दोस्त क्यूमिन को मिलने बुलाया था। उसे इस तरह घबराया देख वो कहता है, क्या हुआ, योंगडेंगपो के लोग पीछे पड़ गए हैं क्या? कांगवू कहता है, नहीं, वो लोग तो मारे गए, पर तुझे कैसे पता और उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मिलने वाला हूँ? क्योंगमिन ने ये सुनते ही उस पर गाड़ी में ही हमला कर दिया। तभी जियोंग इन को कान में तेज आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब पैरासाइट आसपास है। उनमें से एक पैरासाइट उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। यहाँ खुद को बचाने के लिए जियोंग के अंदर जी रहा पैरासाइट उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और उन दोनों पैरासाइट के बीच जमकर लड़ाई होती है। यहाँ उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर खाई में गिरने वाली है। क्योमिन को काफी चोट आई हुई है। कांगवू जब उसे बचाने की कोशिश करता है, उसका दोस्त मरते हुए कहता है कि हमारे बॉस जोंगजू ने मिलकर योंगडेंगपो गैंग के लीडर से हाथ मिला लिया है तुम्हारी जान के बदले में। और वहाँ दोनों पैरासाइट के बीच झड़प में वो आदमी जियोंग इन से कहता है कि तुम हो क्या चीज, आधी पैरासाइट और आधी इंसान। हमें तुम्हारे जैसे म्यूटेंट की जरूरत नहीं, तुम हमारे लिए खतरा हो। और वो उड़कर फादर को ये बताने जा ही रहा था कि जियोंग इन ने उसके दिल को चीर दिया और वहीं बेहोश हो गई। वहाँ कांगवू की गाड़ी खाई में जाने ही वाली थी कि जियोंग इन का पैरासाइट उसे बचा लेता है। इधर ऑफिसर चोई को वॉनसो की दी हुई फाइल चेक करते हुए जियोंग इन का केस मिलता है और वो तुरंत समझ जाती है कि वो एक पैरासाइट है। अब कहानी पास्ट में जाती है। ऑफिसर चोई अपने हस्बैंड के साथ एक सुपरमार्केट गई थी। बिल काउंटर पर ही छूटने की वजह से वो वापस अंदर गई। तभी एक पैरासाइट उसके हस्बैंड के अंदर घुस गया। अब सुपरमार्केट में लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लगे। ऑफिसर चोई अपने हस्बैंड को देखकर उसे बुलाने पीछे गई। पैरासाइट में बदल चुका उसके हस्बैंड ने उस पर हमला किया। वो किसी तरह अपनी जान बचाती है। इसके बाद वो मॉल की क्लिनिक सेक्शन में से एक केमिकल उठाकर उस पैरासाइट की तरफ फेंकती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो उसे वहाँ के स्टोर रूम में किसी तरह बंद कर देती है। ये सच आज भी किसी बुरे सपने की तरह चोई का पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ कांगवू और जियोंग इन उसके अंदर छुपे पैरासाइट को हाइडी नाम देते हैं और तय करते हैं कि उन्हें इस बारे में पुलिस को खबर देनी होगी। मगर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जियोंग इन कहती है कि वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को जानती है जिसने बचपन में उसके पिता से उसकी जान बचाई थी। वो दोनों अब एक फोन बूथ पहुंचते हैं जहां कांग अनजान बनकर डिटेक्टिव चुलमिन को सेजिन में दिखे मॉन्स्टर और वहां टंगी लाशों की पूरी खबर दे देता है। दरअसल कांगवू भी अपनी बहन जिन्ही को मारने वालों से बदला लेना चाहता है। यहाँ डिटेक्टिव चुलमिन ऑफिसर चोई को इस बात की खबर देने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो जियोंग इन का जिक्र करती है। चुलमिन कहता है कि मैं कल ही उससे मिला था और उसका एक बाल भी चेक किया, पर वो पैरासाइट नहीं है। आगे उस अनजान फोन कॉल के बारे में बताने पर चोई अपनी टीम को वहां भेजने के लिए तैयार हो जाती है। साथ डिटेक्टिव चुलमिन भी अपनी एक टीम रवाना कर देता है। सबसे पहले थोड़ी दूर से ड्रोन भेजकर पूरे एरिया का जायजा लिया गया। फिर 2 टीम टारगेट जगह पर भेजी गई। उन्हें कहे मुताबिक वहां लाशों का ढेर मिला और दूसरी बिल्डिंग खाली है, लेकिन वहां उनके ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल बना हुआ है। वहीं चुलमिन को एक चाबी का गुच्छा मिलता है जिसमें वही छल्ला लगा हुआ है जो उसने जियोंग इन को तोहफे में दिया था। मगर वो किसी से कुछ नहीं कहता और उसे जेब में डालते हुए चोई देख लेती है। अब यहाँ आज की छानबीन की एक मीटिंग बैठी है। उन्हें पता चलता है कि वो चर्च क्वीन ह्यू जू के नाम पर है। उम्र 42 साल। पिछले 15 सालों से वो यहाँ का फादर है, मगर फिलहाल वो और उसकी पत्नी लापता है। ऑफिसर चोई डिटेक्टिव चुलमिन को देखकर बोलती है, आपकी टीम को वहाँ कुछ मिला क्या? हड़बड़ाते हुए चुलमिन ने ना में जवाब दिया। वो फादर के घर की तलाशी का काम नामिल पुलिस स्टेशन को सौंपती है, जिस पर वॉनसू कहता है कि वो इस काम का जिम्मा अपने ऊपर लेता है। डिटेक्टिव चुलमिन के साथ चलने पर भी वो उसे मना कर देता है। अब यहाँ वॉनसू सीधा एक गोडाउन पे पहुंचता है जहां ढेर सारे पैरासाइट्स मौजूद हैं।
फादर वॉनसू को शुक्रिया कहते हैं। अगर वो समय पर उन्हें पुलिस टीम के आने की खबर न देता तो वो सब मारे जाते। फादर पूछता है कि आखिर हमारे अड्डे की खबर पुलिस को किसने दी। वॉनसू कहता है बस इतना मालूम पड़ा है कि वो कोई आदमी है। फिर कांगवू की बहन क्योंग ही कहती है कि लगता है वो वही आदमी है जो उस दिन चर्च से भागा था और उसे मारने के लिए जिस पैरासाइट को भेजा गया था वो मरा पाया गया। उसकी लाश देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे ही किसी प्रजाति ने उसे मारा होगा। फिर फादर वॉनसू को एक खास चाकू देता है जिसे उसने अपने टेंटिकल से बनाया है और कहता है कि इसकी मदद से तुम्हें उस पैरासाइट्स को मारना होगा जो पुलिस का हंटिंग डॉग है, क्योंकि उसके जिंदा रहते हम में से कोई सुरक्षित नहीं। अगर हम उसके आसपास गए तो उसे पता चल जाएगा। बाहर निकलते ही वॉनसू को पुलिस फोर्स का फोन आता है। उसे किसी मिशन पे पहुंचने के लिए जल्दी बुलाया गया है। यहाँ जोंग सू इन को डिटेक्टिव चुलमिन का फोन आता है। वो उससे मिलना चाहता है। पास ही एक पुराने चिल्ड्रन पार्क में मिलने की जगह और समय ठीक होता है और वहीं ऑफिसर चोई अपनी टीम को चुलमिन का पीछा करने को कहती है। यहाँ पार्क में चुलमिन जियोंग का इंतजार कर रहा है। वो उसे आते ही पूछता है, मैंने जो तुम्हें तोहफे में चाबी का छल्ला दिया था वो कहाँ है? जियोंग सू इन कहती है वो खो गया। तब चुलमिन अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे पूछता है, तुम सेजिन चर्च क्या करने गई थी? अब पार्क के बाहर ऑफिसर चोई हंटिंग डॉग के साथ पहुंचती है, पर उसकी टीम को पहुंचने में 10 मिनट और लगेंगे। तभी हंटिंग डॉग उसे रिमोट से सिग्नल देता है कि पैरासाइट आसपास ही है। यहाँ जियोंग को भी कान में तेज आवाज सुनाई देती है। वो चुलमिन से कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ पहुंच चुके हैं। चुलमिन उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तभी कांगवू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर चुलमिन उसे काबू कर लेता है और कहता है, तुम ही थे जिसने मुझे फोन पर सेजिन चर्च की खबर दी थी। तभी चोई भी वहां पहुंच जाती है। किसी तरह कांगवू और जियोंग सू इन उन दोनों को चकमा देकर भागते हैं और वहीं अंदर पार्क में छिप जाते हैं। यहाँ बाहर चोई की पूरी फोर्स आ चुकी होती है। सभी कमांडोज के अंदर चले जाने के बाद भी वॉनसूक उनके साथ अंदर नहीं जाता। यहाँ एक बार फिर जियोंग सू इन को मरने से बचाने के लिए हाइडी उसके दिमाग को काबू कर लेती है। वो कांगवू से कहती है कि यहाँ से भाग जाए, वो ऑफिसर चोई को संभाल लेगी। कांग उसे कहता है कि वो उसे बाहर मिलेगा। अब वो अपने असली रूप में आकर चोई को बेहोश कर निकलने वाली होती है कि तभी पूरी फोर्स बिल्डिंग के अंदर आकर उसे घेर लेती है। यहाँ भाग रहे कांगवू ऑफिसर वॉन स्योक को उस हंटिंग डॉग को मारते हुए देख लेता है। वो छुरा सीधा उसके सीने में घुसा देता है। यहाँ मरते हुए हंटिंग डॉग रिमोट दबाकर चोई को सिग्नल भेजता है, मगर उसके आते आते वो मर चुका था और ऑफिसर वॉन सियोन काम खत्म करके चुपके से अंदर सबके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ डिटेक्टिव चुलमिन सबको रोकते हुए कहता है कि ये कोई गलतफहमी है। जियोंग सू इन नॉर्मल इंसान है। चोई की आंखों में अपने पति को दूसरी बार खोने के आंसू उतर आते हैं। वो उसका मास्क उतार कर जियोंग के सर पर पहना देती है, यानी कि उसे हंटिंग डॉग का रिप्लेसमेंट जियोंग सू इन मिल गई है। अब यहाँ एक और पैरासाइट के पकड़े जाने पे सीनियर ऑफिसर्स, नामिल पुलिस स्टेशन और चोई की स्पेशल टीम फॉर पैरासाइट की हाई क्लास मीटिंग चल रही है। चोई का कहना है कि उसने अपनी आंखों से जियोंग सू इन को रूप बदलते देखा है, जबकि डिटेक्टिव चुलमिन बचाव में कहते हैं कि जियोंग सू इन पर पैरासाइट्स के सारे टेस्ट के रिपोर्ट, बालों के टेस्ट और सर का स्कैन नेगेटिव आया है। यानी अभी तक चोई की टीम ये साबित नहीं कर पाई है कि वो एक पैरासाइट है। चोई कहती है कि अभी भी ये पैरासाइट रिसर्च हमारे लिए नया है। क्या पता कोई म्यूटेंट हो या किसी और तरह का पैरासाइट, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सीनियर ऑफिसर्स ये फैसला लेते हैं कि फिलहाल जियोंग सू इन को टीम ग्रे की निगरानी में हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, जहां उस पर रिसर्च किया जाएगा। नामिल पुलिस स्टेशन को टीम ग्रे की पूरी मदद करनी होगी और पहली बार टीवी न्यूज चैनल में पैरासाइट की खबर को पब्लिक कर दिया जाएगा। यहाँ कड़ी निगरानी में जियोंग सू इन कोमा में है। उसके दिमाग के अंदर वो किसी अजीब सी जगह पर है जो उसके दिमाग की गहराइयों में है और उसी की हमशक्ल खड़ी है उसके सामने, जो खुद को पैरासाइट बताती है। वो जियोंग से कहती है, तुम्हारा दिल कमजोर है, होश में होती तो पैनिक अटैक से मारी जाती, इसीलिए मैंने खुद को और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें कोमा में रखा है। धीरे धीरे वो जगह जियोंग सू इन को जाना पहचाना लगने लगा। वो उसका पुराना घर है। माँ के छोड़ जाने का दोष पिता मुझे देते और बहुत मारा करते। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पुलिस से उनकी कंप्लेन कर दी, मगर लोगों की नजर में मैं गुनहगार थी। यहाँ डिटेक्टिव चुलमिन को उसके ऑफिसर कांगवू की खबर देते हैं। ये जानकारी उन्हें गुरु पुलिस स्टेशन से मिली है। वो वहाँ के लोकल गैंग मंगनानी का मेंबर है।
गुरो के दो गैंग मगनानी और यांगदेंगपो के बीच अक्सर लड़ाई चलती रहती। इसी सिलसिले में कांग वू ने दूसरे गैंग के राइट हैंड को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद से वो भाग रहा है और यहाँ अपने होम टाउन नामिल में छिपने आ गया। सुनने में आया है कि उसके गैंग वालों ने उसे धोखा देकर यांगदेंगपो गैंग के साथ हाथ मिला लिया है और वो बस एक बलि का बकरा बन गया है। और हाल ही में उसे नामिल टर्मिनल के पास देखा गया है। लगता है शहर छोड़कर जाने की फिराक में है। ये सब सुनकर चुलमिन बोला कि वो उसे खुद मिलने जाएगा और इस बात की खबर टीम ग्रे को ना दे। अब भागने के लिए बस में सवार कांगवू को चुलमिन पकड़ लेता है। वो सबसे पहले उसे बता देता है कि उसी के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने हंटिंग डॉग को मारा है। चुलमिन को पहले तो यकीन नहीं आता, फिर जब वो उसे एक फोटो से उसे पहचानने के लिए कहता है तो वो वॉनसुक पर उंगली रखता है। इससे चुलमिन सोच में पड़ जाता है और यहाँ वॉनसुक फादर को रूट 39 का पता दे देता है, जहाँ से 2 घंटे बाद जोंग सू इन को ले जाया जाएगा। और ये भी पूछता है कि उसने जो फादर से काम करने को कहा था वो तो समय पर हो जाएगा ना। फादर कहता है वो उसकी चिंता ना करे। फिर यह कोमे में जोंग सू इन हाइडी को बताती है कि वो एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि क्या उसकी माँ भी उसे याद करती है, मगर जब उसने देखा कि उसकी माँ अपने नए परिवार में बहुत खुश है और जोंग सू इन को देखकर भी उनका दिल नहीं पिघला, उसे लगने लगा कि उसके माँ बाबा में से कोई भी उसके पास नहीं, इसमें उसी की गलती है, वो ही बुरी है। तब हाइडी उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ ने जो किया उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। वो तुम्हारे बाप से नफरत करती थी क्योंकि वो उसे शराब पीकर पीटता था और अपनी उस जिंदगी से नफरत करने की वजह से वो पुराने उस हर पहलू से भाग जाना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया। अब यह कांगवू चुलमिन को सब कुछ बता चुका है कि जोंग सू इन अभी भी इंसान है, मगर कभी कभी हाइडी बाहर आ जाती है जब भी सुइन खतरे में होती है, क्योंकि सुइन जिंदा रहेगी तभी वो जिंदा रह पाएगी। चुलमिन उसके हाथ की हथकड़ी खोलकर कहता है सुइन को पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रही है, जहां उस पर रिसर्च होगी। वो वहां जिंदा नहीं बचेगी, तो उसकी मदद करे सुइन को ट्रांसफर होने से पहले वहां से निकालने में। वो सबसे पहले टीम ग्रे के साथ एक डील करेगी जिसमें वो उन्हें कांगवू की बताई जानकारी देंगे। बदले में वो जोंग सू इन को वापस मांगेंगे। टीम ग्रे पैरासाइट के मामले में किसी भी इंफॉर्मेशन को पाना चाहेंगे और ये भी वादा करता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसे बचा लेगा। मगर कांगवू डर जाता है और वहां से जाने लगा। चुलमिन उसे बरगलाता है कि क्या उसे उसकी बहन की मौत का बदला नहीं लेना, या वो जोंग सू इन को मरने देगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो एक बुज़दिल है। आखिरकार कांगवू उसकी बात मान जाता है और उसके प्लान में शामिल हो जाता है। चुलमिन उसे अंदर जाने के लिए अपना आईडी कार्ड का एक्सेस देता है। अंदर जाकर उसे उस बॉडीगार्ड की जगह लेनी है जो जोंग सू इन की निगरानी में तैनात बॉडीगार्ड को रिप्लेस करेगा, यानी जिसकी अगली शिफ्ट है। अंदर जाकर कांगवू की उस गार्ड से 2-2 हाथ हो जाती है, पर वो उसे काबू कर उसकी यूनिफॉर्म पहनकर उसकी जगह तैनात हो जाता है। मगर जैसे ही वो अंदर की चाबी निकालने जाता है, ऑफिसर चोई वहां आ जाती है क्योंकि समय हो गया है जोंग सू इन को हेडक्वार्टर ट्रांसफर करने का। वो सामने खड़े कांग को गार्ड समझकर कंटेनर के अंदर जोंग सू इन पर नजर रखने के लिए भेज देती है। यहाँ सभी को हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते देख चुलमिन को लगा कि कांग वो डर कर भाग गया। तभी वॉनसुक उसकी गाड़ी में आकर बैठता है क्योंकि उसने तो पहले ही फादर को इस रूट की जानकारी दे दी है। अब आगे बीच सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि पैरासाइट ने उन पर हमला कर दिया है। उन्हें जोंग सू इन को मारना है। पूरी फोर्स उन्हें कंट्रोल करने में लग जाती है। यहाँ कांगवू जोंग सू इन को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, मगर चुलमिन उसे मार देता है और उन्हें भागते हुए ऑफिसर चोई देख लेती है। साथ ही वॉन सियोग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और गाड़ी में पीछा करते हुए चुलमिन को भी अपने साथ ले लेता है। यहाँ कांगवू उसे चुलमिन और उसके बीच हुई प्लानिंग के बारे में बताता है और साथ ये भी कि उनके पीछे कर रहे वॉनसुक ने ही हंटिंग डॉग को मारा है। हो न हो वो भी एक पैरासाइट है। फिर अचानक पीछे आती उनकी गाड़ी अब उन्हें नजर नहीं आती और सुइन को फिर से तेज आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि उसके अंकल खतरे में हैं। वो गाड़ी से उतरकर तेजी से उस आवाज की तरफ भागने लगी। यह वॉनसुक बड़ी चालाकी से चुलमिन को वहां ले आता है जहां फादर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही चुलमिन ने उसे गोली मार दी, मगर वो पैरासाइट फादर के शरीर को छोड़कर चुलमिन का सर काट देता है और उसके शरीर में जगह ले लेता है। ये सब देखकर जोंग सू इन और फादर में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है।
वॉन सॉक पीछे से जोंग सुइन पर निशाना लगाने ही वाला था कि कांग वू बीच में आ जाता है और उसे किसी तरह वहां से भगा कर ले जाता है। यहाँ हाइडी कांग वू से कहती है कि जोंग सुइन को उसके अंकल की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा है, उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह वॉन सॉक अब नई पैरासाइट बन चुके चुलमिन से पूछता है कि क्या तुम जोंग सुइन का पीछा नहीं करोगे। वो कहता है जोंग सुइन हमारे लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो लड़ना नहीं खुद को बचाना चाहती है। अब कहानी कुछ महीने पीछे चली जाती है, जब कांग वू की बहन जिन ही देर रात अपने काम से घर लौट रही थी। वो इस बात से परेशान है कि उसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, पर वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। रास्ते में उसने कांग वू को फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद था। कांग वू के दोस्त ने बताया कि वो उसे मैसेंजर में मैसेज छोड़ सकती है। अब घर पहुंचकर वो अपनी बड़ी बहन क्योंग ही को सेजिन चर्च के फादर के साथ देखती है, जिसका कहना है कि जिन्ही को परेशान होने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला उसकी बहन को ठीक कर देगा। ऐसी बेतुकी बातें सुनकर जिन्ही उसे लड़ पड़ी और कहा कि कल ही वो अपनी बहन को डॉक्टर के पास जरूर दिखाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बड़ी बहन के अंदर अब एक पैरासाइट है, जिन्ही अब उनके लिए एक खतरा बन गई थी। इसीलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। मरते वक्त उसने अपना लास्ट मैसेज अपने भाई कांग वू को ही लिखा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट पर आ गई। कांग वू रात छिपने के लिए अपने दोस्त को फोन करता है और उसके फ्लैट का पता पूछता है। वहां कांग वू की बहन उसके फोन के मैसेज को ट्रैक कर रही थी और उसे उनका पता मालूम चल गया। वहां जोंग सुइन के ट्रांसफर मिशन फेल होने की वजह से पुलिस और मिनिस्टर्स के बीच बड़े लेवल की मीटिंग बैठी है। मुद्दा ये है कि आने वाले कोरिया फेस्टिवल रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कोरिया के शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन उस फेस्टिवल में होने वाला है। साथ ही देश और पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आने वाले हैं। कई छोटे व्यापारियों को इससे मदद मिलेगी और शहर के मेयर भी उसमें शरीक होने वाले हैं। फेस्टिवल अगले 3 दिनों में है। उससे पहले जोंग सुइन को पकड़ना होगा और पैरासाइट्स को खत्म करना होगा। मीटिंग के बाद चुलमिन को कांग वू की बहन का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसे जोंग सुइन का पता मालूम चल गया है। फादर उसे काम खत्म करके अड्डे पर पहुंचने को कहता है। अब फ्लैट पहुंचकर कांग वू जोंग सुइन से कहता है कि कल सुबह होते ही हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि ये उसकी लड़ाई है जिसमें उसने अपने इकलौते शुभचिंतक अंकल चुलमिन को खोया है। वो उनकी मौत को जाया नहीं होने देगी। वो ऑफिसर चोई से मिलकर सब कुछ सच बता देना चाहती है। अब देर रात जोंग सुइन चुपके से फ्लैट से निकलकर ऑफिसर चोई को फोन करके उसे मिलने बुलाती है, लेकिन अकेले आने को कहती है। मिलने के बाद वो उसे अपनी सच्चाई चुलमिन और वॉन्सो के बारे में भी बताती है, लेकिन चोई को उस पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं। वो उसे ये सब साबित करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है और पीछे से उसकी टीम भी जोंग सुइन को घेर लेती है, मगर सही मौके पर हाइडी उसे वहां से भागने में मदद करती है। रास्ते में उसे ढूंढता हुआ कांग वू दोस्त की गाड़ी लेकर उसे मिल जाता है। हाइडी कांग वू से कहती है कि जोंग सुइन बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है, उसे रोकना होगा, और ये भी कि पिछले कुछ दिनों से बार बार जोंग सुइन के दिमाग पर कंट्रोल करने की वजह से अब अगले 3 घंटों तक वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो कुछ घंटे वो जोंग सुइन को हर खतरे से दूर रखे। लेकिन अभी थोड़ी देर गुजरे भी नहीं थे कि कांग वू के दोस्त का फोन उसे आता है। वो उसे जल्दी फ्लैट लौटने को कह रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन क्योंग ही यहाँ आई है। ये सुनते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो तुरंत उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, मगर क्योंग ही अपने असली रूप में आकर उसके दोस्त के हाथ से फोन छीन लेती है और कांग से कहती है, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो जोंग सुइन को यहाँ ले आओ। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, दोस्त को बचाए या जोंग सुइन को, क्योंकि हाइडी भी अभी उसे बचाने नहीं आ सकेगी। तब जोंग सुइन कहती है कि उसे अपने दोस्त को बचाना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हें या मुझे पता है कि हाइडी अभी नहीं आ सकती, क्योंग ही को नहीं पता। तो मैं उसके सामने हाइडी होने का नाटक करूंगी और कुछ घंटों के लिए भरोसा दिलाऊंगी कि अब मैं उनके साथ हूँ। मगर वहां पहुंचकर क्योंग ही को मालूम चल गया कि हाइडी वहां नहीं है, क्योंकि पैरासाइट्स की एक अलग तरह की ब्रेन वेव होती है जिससे वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। मामला बिगड़ता देख कांग वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर क्योंग ही पर हमला करता है ताकि उन्हें वहां से भागने के लिए समय मिल सके। इस बीच उनका दोस्त भी मारा गया और वो दोनों किसी तरह बिल्डिंग से भाग निकलते हैं। यहाँ नामिल पुलिस और ऑफिसर चोई की टीम हमले की तैयारी कर रहे हैं। चोई के दिमाग में बस जोंग सुइन की बातें घूम रही है। जिस तरह से चुलमिन और वॉन स्योक इस प्लानिंग में हिस्सा ले रहे हैं,
ये कहना मुश्किल है कि वो दोनों एक पैरासाइट है। फिर भी मौका देखकर लिफ्ट में चोई ने पीछे से वॉन-सॉक के थोड़े बाल काटे, मगर ये टेस्ट उसे पैरासाइट साबित करने में फेल हो गया। अब वो लोग हमला करने के लोकेशन के ठीक बाहर है। पूरी जगह को नामिल पुलिस ने घेर लिया है। तभी चोई को जोंग सियोन और कांगवू का फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि ये पैरासाइट्स की एक जाल है, अंदर मत जाना। चोई कहती है कि उसने खुद वॉन-सॉक पर टेस्ट किया है और वो एक पैरासाइट नहीं है। कांग बोला, ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद उसे उस दिन हंटिंग डॉग को मारते हुए देखा था, एक नुकीले लोहे के चाकू से। चोई कहती है कि इस कॉल को रिकॉर्ड करते रहना, क्योंकि अगर ये एक जाल है तो अंदर जाते ही वो लोग मुझे मार देंगे और तुम ये पूरी रिकॉर्डिंग नेशनल पुलिस एजेंसी को दे देना। मगर जियांग सू इन एक बार फिर गलत साबित हुई। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वहां अंदर कई पैरासाइट्स मारे गए, यानी कि चुलमिन की इन्फॉर्मेशन सही थी। चुलमिन ने पहले ही काम खत्म होने के बाद क्योंग ही को इसी अड्डे पर आने को कहा था और वो बस से ढेर सारे पुलिस और चुलमिन को एक पैरासाइट्स को मारते हुए देखती है। वो उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वॉन-सॉक हालात देखते हुए उसे रोक लेता है। क्योंग ही को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और चोई वापस जोंग को फोन करके कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन सही निकली, सारे पैरासाइट्स मारे गए और अब बस तुम ही एक पैरासाइट बची हो। ये सुनते ही कांग फोन काट देता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चुलमिन ने अपने ही पैरासाइट्स को क्यों मार रहा है। तभी सामने उन्हें होने वाली कोरिया फेस्टिवल में आने वाले मेयर की बड़ी सी होर्डिंग दिखाई दी और उसे ख्याल आता है कि ठीक जिस तरह मेरी गैंग ने मेरे पीठ पर छुरा भोंका था, वो बाकी पैरासाइट्स को धोखा देकर अब चुलमिन के बाद किसी और के शरीर में जाना चाहता है, किसी ऐसे के जो बहुत प्रभावशाली है, जिसकी इशारों पर एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, यानी कि उसका अगला मोहरा खुद शहर के मेयर है। अब कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है। वॉन-सॉक एक साधारण पुलिस वाला है। उसकी पत्नी को उसे हमेशा ये शिकायत रहती कि थोड़ी सी तनख्वाह से वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता। इस बात का जिक्र वो अपने अमीर दोस्तों के सामने करके उसे शर्मिंदा करती। अब एक दिन उसके दोस्त सेजिन चर्च के फादर की गुमशुदगी का जिक्र करते हैं। एक हफ्ते से फादर और उनकी पत्नी दोनों गायब है। वॉन-सॉक कहता है कि वो इस बारे में गौर करेगा और उनके घर जाकर उनके बारे में पता करेगा। मगर वहां जाने के बाद उसे फादर टीवी के सामने बैठे कुछ बड़बड़ाते हुए दिखाई दिए और अंदर उनकी पत्नी खून पे लथपथ मरी हुई। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, पैरासाइट ने उसे घेर लिया और कहा, तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारा जन्म एक खास मकसद से हुआ है, इंसान पर काबू पाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, पर अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इसके साथ कहानी प्रेजेंट में आ गई। पैरासाइट को मारने के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद नामिल पुलिस हेड चुलमिन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वॉन-सॉक कहता है कि अगर कल तुम कोई बड़े आदमी बन गए तो मुझे अपने साथ रख लेना, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताता है कि किस तरह उनकी टीम ने टीम ग्रे के साथ मिलकर पैरासाइट्स की एक टोली का सफाया कर दिया है, मगर अभी भी शहर में 2 पैरासाइट्स आजाद घूम रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है, खासकर होने वाले कोरियन फेस्टिवल के लिए। तो जिस किसी को भी उनकी जानकारी मिले, हमें तुरंत संपर्क करें। उनमें से एक है जियांग सुइन, उम्र 29 साल, और क्योंग ही, उम्र 42 साल। यहाँ कांग और जियांग सिन भी यह खबर देख रहे हैं। कांग ने कहा, चुलमिन ऐसा इसीलिए कर रहा है जिससे कि वो इन दोनों को कोरियन फेस्टिवल से दूर रख सके और वो आसानी से मेयर को अपना शिकार बना सके। तभी उन्हें क्योंग ही का फोन आता है जो उससे मिलना चाहती है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से देख रही ऑफिसर चोई ने चुलमिन से आकर पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब तुमने जियांग सुइन को बचाने के लिए इतना कुछ किया, वहीं आज तुमने उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। चुलमिन बोला, क्योंकि लोगों को बचाना आपसी रिश्तों से ज्यादा जरूरी है। चोई कहती है, अच्छा तो उस दिन सेजिन चर्च पर जब तुम्हें जियांग सुइन की कोई चीज पड़ी मिली थी तो उसे हमें रिपोर्ट करने के बजाय तुमने अपने पास छुपा लिया और उसी के बारे में पूछने के लिए तुम उस दिन पार्क भी गए थे। तो बताओ वो क्या चीज थी? चुलमिन चुपचाप खड़ा रहा। फिर चोई बोली, अच्छा तो तुम बताना नहीं चाहते या फिर तुम्हें याद नहीं? बीच में वॉन-सॉक उसे किसी बहाने से वहां से ले गया। फिर उन दोनों ने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके चोई को रास्ते से हटाना जरूरी है। यहाँ मिलने की जगह पर आते ही जोंग सुइन को एहसास होने लगा कि कोई पैरासाइट आसपास है, मगर इतना तो तय है कि उसे लड़ना नहीं है, वरना वो हमें ऐसी जगह नहीं बुलाती।
अब उसका आमना सामना होने पर क्यों ही बोली, हमें उसे मारना होगा जो पहले फादर के अंदर था और अब चुलमिन के अंदर है। उसने हमारी प्रजाति को धोखा दिया है और अब वो पूरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर काबू पाना चाहता है, क्योंकि एक अकेला इंसान उतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस इंसान के पीछे लाखों लोग जुड़ जाए तो उससे शक्तिशाली और कोई नहीं, और उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है। इसीलिए उसे मारने के लिए उसे जोंग सुइन की मदद चाहिए। पर हाइडी कहती है कि ऐसा कोई जोखिम भरा काम वो नहीं करने वाली जिससे कि उसकी जान को खतरा हो। कांग अपनी दोस्त और बहन की मौत का बदला लेने के लिए क्योंग ही पर हमला कर देता है, पर वो उसे पकड़ लेती है और कहती है, मुझे एक इंसान का दर्द तब समझ आया जब मैंने अपनी आंखों से उसे अपनी प्रजाति के लोगों को मारते हुए देखा। वो आगे कहती है, हम ना तो अकेले जी सकते हैं, ना ही अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ इंसानों को होस्ट बनाकर उन्हें खा सकते हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे, फादर ने कहा था कि हमें एक दूसरे का साथ मिलकर भरोसे के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहना चाहिए, और आज जिसने हमें रास्ता दिखाया, हमें वजूद दिया, मैं उसे ही जान से मार देना चाहती हूँ। वो उन दोनों से कहती है कि अगर वो मेयर बन गया तो तुम दोनों का भी जीना मुश्किल कर देगा, तब इंसान भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तब क्या करोगे? कांग कहता है कि वो उसकी मदद करेगा मेयर को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद वो क्योंग ही को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ ऑफिसर चोई उस हत्या की तहकीकात करवाती है जिसे हंटिंग डॉग को मारा गया था। ऑफिसर उसे बताता है कि किसी ऐसे लोहे के औजार से उसे मारा गया है जो कि बिल्कुल एक पैरासाइट के टेंटेकल से मिलता जुलता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये झांसा देने की कोशिश की गई हो कि इसे किसी पैरासाइट ने ही मारा है। अब चोई को कांग की बातों पर यकीन होने लगा है। अब यहाँ फेस्टिवल की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है और बिल्कुल अहम मौके पर ऑफिसर चोई को पता चलता है कि एक अनजान कॉल ने पुलिस डिपार्टमेंट को गुआंगू में भी ठीक वैसे ही पैरासाइट के निशान देखने की जानकारी दी है, जिसकी जांच के लिए तुरंत चोई की टीम ग्रे को वहां के लिए निकलना होगा, क्योंकि यहाँ के पैरासाइट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। यानी कि चोई को जानबूझकर यहाँ से दूर भेजने की साजिश की गई है, जबकि नामिल पुलिस की टीम को चुलमिन के अंडर मेयर की सुरक्षा के लिए फेस्टिवल इवेंट पर रवाना कर दिया गया। गुआंगू के लिए निकलते ही चोई को हाइडी का फोन आता है, जो उसे कहती है कि चुलमिन का अगला निशाना खुद मेयर है, वो उसे रोकने जा रही है। अच्छा होगा कि वो भी उसका साथ दे। ये सुनते ही चोई अपनी टीम को फेस्टिवल इवेंट की तरफ गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। अब यहाँ जोंग सू इन और क्योंग ही बाहर ही इंतजार कर रहे हैं और कांग वू अंदर की खबर उन तक पहुंचाता है, क्योंकि अंदर जाने से चुलमिन को पता चल जाएगा कि आसपास कोई पैरासाइट है। गाड़ी में बैठे दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसमें जोंग सू इन उसे बताती है कि हाइडी को मेरी परवाह है, इसीलिए वो मुझे खतरे में नहीं डाल सकती, और क्योंग ही उसे बताती है कि वह बाकी पैरासाइट की तरह शरीर नहीं बदल सकती, इसीलिए वो तुम्हें खोना नहीं चाहती और इसीलिए वो हम सबसे ताकतवर भी है। तभी अंदर चुलमिन अपने असली रूप में अटैक कर देता है। लोगों की अफरा तफरी मच जाती है। वो मेयर को भीड़ से एक तरफ कर देता है और मौके का फायदा उठाकर वॉन सॉक पैरासाइट को मारने का नाटक करता है और फिर मेयर को सुरक्षित रखने के बहाने वहां से ले जाता है। उसके तुरंत बाद ही पुलिस को वहां एक लाश पड़ी मिलती है जिसका सर कटा हुआ है, और वही कांग वू ये सब होता देख रहा था। अब चोई की टीम भी मौकाई वारदात पर पहुंचती है, मगर इससे पहले कि चोई अंदर जाती, वो जोंग सू इन को वहां छुपते हुए देख लेती है। बाकी फोर्स को आगे भेजकर वो उसके पीछे जाती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, जिस पर हाइडी कहती है कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, मत भूलो कि मैं ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यहाँ मेयर के साथ वॉन सॉक और उसका एक बॉडीगार्ड है। वो पैरासाइट वॉन सॉक के साथ चिपका हुआ है। मौका देखकर वो बॉडीगार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है, और जैसे ही मेयर पर झपटता है, क्योंग ही उसे रोकने वहां पहुंच जाती है। उनमें जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि पीछे से वॉन सॉक को क्योंग ही पर निशाना लगाते हुए कांग देख लेता है और उसे रोकता है। क्योंग ही कांग से कहती है कि जल्दी मेयर को लेकर यहाँ से निकले, क्योंकि वो फादर का पैरासाइट ज्यादा देर तक बिना शरीर के नहीं रह सकता। तभी वॉन सॉक क्योंग ही के सर पर गोली मार देता है। क्योंग का पैरासाइट समझ जाता है कि अब समय आ गया है इस शरीर को छोड़कर एक नया होस्ट ढूंढने की। वो जल्दी से मेयर और कांग वू को दूर फेंक देती है और कांग से उसने जो भी किया उसके लिए माफी मांगती है। कांग वू मेयर को लेकर भागने की कोशिश करता है,
वही वॉन स्योक उस पैरासाइट से कहता है कि अब तुम किसके शरीर में जाओगे, यहाँ तो कोई भी नहीं। इतने में वो उसी का गला काट कर वॉन स्योक को ही अपना अगला होस्ट बना लेता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। वॉन स्योक के शरीर में आते ही वो भागते हुए मेयर तक पहुंचता है। अब की बार उन्हें बचाने खुद हाइडी पहुंचती है। उन्होंने की लड़ाई के दौरान कांगवू को मेयर को सुरक्षित उसके बॉडीगार्ड तक पहुंचाने का मौका मिल जाता है। अब हाइडी और फादर का पैरासाइट आमने सामने है कि तभी चोई वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही पैरासाइट वॉन स्योक के भेष में आ जाता है और चोई से कहता है कि जोंग सियोन पर बंदूक चलाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ क्योंग ही का शरीर से निकला हुआ पैरासाइट को भी एक होस्ट चाहिए और वो चोई की तरफ पीछे से हमला करने वाली होती है कि तभी हाइडी उस पैरासाइट को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और वहीं चोई वॉन स्योक को गोलियों से भून देती है और उस पैरासाइट का काम वहीं तमाम हो जाता है। चोई हाइडी से पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगी और तुमने मुझे क्यों बचाया उस पैरासाइट से। हाइडी बोली, क्योंकि मेरा होस्ट जोंग सु इन बहुत अच्छी लड़की है। उसी ने मुझे सिखाया है लोगों पर भरोसा करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। मैं उसी की तरह बनना चाहती हूँ, मगर वो अंदर से बहुत अकेली है। उसे इंसानों का साथ चाहिए। तुम उसका ख्याल रखना कहकर वो उसके दिमाग का कंट्रोल छोड़ देती है और जोंग सु इन नीचे गिर जाती है। तभी कांगवू उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और पूरी फोर्स भी वहां आ जाती है। चोई सबसे कहती है कि कांगवू और जोंग सु इन में से कोई भी पैरासाइट नहीं है। इस वाकया को कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जोंग सु इन के काम करने की जगह पर कांगवू से मिलने आता है। वो फिर से अकेली रहने लगी है। वो उसे बताता है कि कल हाइडी का एक खत उसे मिला जिसके जरिए वो जोंग से इनसे कुछ कहना चाहती है और वो चाहती है कि कांगवू उसे यह खत पढ़कर सुनाए। उसमें लिखा है, मैं हाइडी हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि हम धरती पर क्यों आए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरी होस्ट हो और तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में। हाइडी हमेशा तुम्हारे साथ है। कांगवू उसे जाते हुए कहता है कि चोई ने अपनी टीम ग्रे में मुझे जगह दे दी है और वो चाहती है कि तुम भी उसे ज्वाइन करो। जवाब जल्दी देना, वो इंतजार करेगी। यहाँ टीम ग्रे के हेडक्वार्टर में कोई जर्नलिस्ट ऑफिसर चोई से मिलने आया है जिसे पैरासाइट्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो चोई को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पैरासाइट द ग्रे वेब सीरीज? कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए अगले वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।